Welcome students in the third lecture of set theory. In the previous classes we have discussed about the types of sets. We have also discussed the subsets, power set, and when the two sets will be equal. Just we know this fact that two sets A and B are equal if and only if A is a subset of B and B is a subset of A. A जब B का सबसेट होगा और B भी A का सबसेट होगा तभी दो सेट इक्वल होते हैं, A B सेट के बराबर हो जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में इक्वल का कॉन्सेप्ट देखा था, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब हम सेट थ्योरी के अंदर कोई भी प्रूफ करते हैं कि कब दो सेट इक्वल होगा, ये यदि हमें प्रूफ करना है तो हम एक्चुअली शो करेंगे कि ए बी का सबसेट है और बी सेट भी ए का सबसेट है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि दो सेट इक्वल होंगे। आज के क्लास में मैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी, शुरुआत में ही जब हम नंबर्स को एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो नंबर पे परफॉर्म होता है। जस्ट लाइक 2 + 3 = 5 होता है, ये हम जानते हैं, है ना। 3 + 7 = 10। सो दो नंबर का एडिशन करने से एक नंबर मिलता है ना। दो नंबर को ऐड करते हो तो आप एक नंबर आपको आता है एडिशन करने से। सिमिलरली जब हम दो सेट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यूनियन का या इंटरसेक्शन का या डिफरेंसेस का, तो भी हमें एक सेट आउटकम में मिलता है। दैट इज ऑपरेशंस जो है वो जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम दो सेट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें कोई ना कोई एक सेट आउटकम में मिलेगा। तो आज का डिस्कशन यही है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दैट इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। So the first operation we will discuss, that is called union. Union of two sets. जैसे हम एडिशन तो हम सबसे पहले कैसे सीखते हैं, दो नंबर पे सीखते हैं, 2 + 3 = 5। लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो हम कितने भी नंबर हो उनको ऐड कर लेते हैं। सिमिलरली ही पहले तो हम यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है उसको दो सेट्स में समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जरूरत पड़ने पे हम दो से ज़्यादा भी सेट्स का यूनियन सिमिलरली ही फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए दो सेट है ए और बी, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, then A union B, that is the symbol. just like एडिशन के लिए हम प्लस यूज करते हैं, उसी तरीके से दो सेट का यूनियन करना हो तो ये जो कैपिटल यू है उसको हम ऊपर की तरफ जो एक तरीके से आप देख रहे हो यू की तरफ, उसको हम यूज करते हैं। और इसको रीड कैसे करते हैं, A union B. so then A union B contains those elements which is either in A or in set B. देखिए ए और बी यदि दो सेट होगा तो उनका जब यूनियन करते हैं, जिसको हम ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं, वो भी एक सेट होता है। और वो कौन से एलिमेंट्स को कंटेन करके रखता है, जो या तो ए में हो या वो एलिमेंट बी में होने चाहिए। और इसका साफ साफ मतलब ये भी निकलता है कि ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट भी होंगे जो कि दोनों में है। क्योंकि जैसे मान लीजिए 1 जो है वो ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, तो आइदर इन ए और इन बी, इसकी बात कर रहे हैं जब हम लोग, तो ए में जो है वो तो ए यूनियन बी में होगा ही। तो 1 ए में है तो ए यूनियन बी में भी होगा,
और 1 बी में भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ए में हो या तो बी में हो, ए यूनियन बी में उसको होना पड़ेगा। सो इंक्लूडिंग दोज एलिमेंट, इसका मतलब होता है आइदर इन ए और इन बी का मतलब होता है इंक्लूडिंग दोज एलिमेंट which are in both A and B, both A सेट एंड B सेट, मतलब दोनों में भी होंगे, वो भी A यूनियन B के अंदर तो होंगे ही। किसी एक में भी होगा, किसी भी एक सेट में यदि एलिमेंट है तो भी वो A यूनियन B में होगा, या तो दोनों में भी है वो भी A यूनियन B के अंदर रहने वाला होता है। इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब होता है कि ए यूनियन बी जो सेट होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, एक सेट होगा। दो सेट का यूनियन करने से हमें एक सेट ही आउटकम में मिलता है। तो ए यूनियन बी जो होता है वो क्या होता है हमारा, उसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। दैट मीन्स ए यूनियन बी कंटेन those x which x is a member of set A or that x may be the member of set B। या तो A में हो या तो B में हो, किसी एक में भी यदि कोई एलिमेंट हमें मिल जाता है तो हम उसको A यूनियन B में जो है वो रखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। ओके, these are 3 elements in the set A, and the another set is B, that is 1, 2, 3, 2, 3, B is equal to 2, and the set B is equal to 2, 3, 4, 5. Okay, this is set B. So if I want to find A union B, so A union B is equal to those element will be here which is either in A or in B. So if you see here 1 is in set A, so 1 must be in A union B. Now we go to 2, because 2 is in A, so it must be in here. 3 is also in A, so it must be here also. Again, if I see here in the B, 2 is also in B. Okay, so that is not the problem, because it is already in A, so we will not write it again, because we cannot repeat the same element in the set. सेट के अंदर एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, 2 बार भी लिख दोगे तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होगा। यदि मैं यहाँ पे 2, 3, 2 भी लिख दूं तो दैट मीन्स 2 जो है वो 2 बार लिखने से जो है वो चेंज नहीं होता है सेट, एक बार ही लिखने से उसका काम हो जाता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। 3 भी है बी में और 3 में पहले ही लिख चुका हूं। अब मैं जाऊंगा आगे 4 तो इधर था ही नहीं लेकिन इधर है, तो 4 x is an element of set A और x is an element of set B, that is in the A union B। so 4 जो है वो B में है, इसलिए मैं 4 को भी यहाँ ले लूंगा, और 5 भी B में है, इसलिए 5 भी इधर आ जाएगा। तो एक तरीके से यदि आप देखोगे तो जो भी एलिमेंट A में था या तो B में था, वो सभी के सभी एलिमेंट A यूनियन B में आ गए हैं। तो अब एक बार को फिर से हम डेफिनेशन देखें तो A यूनियन B कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच इज आइदर इन A और इन B, या तो A में होना चाहिए उसको या तो B में होना चाहिए, इंक्लूडिंग दोज एलिमेंट विच आर इन बोथ A एंड B। इसका मतलब ये होता है कि इस पूरे जो लाइन स्टेट, ये मैं लिखता नहीं भी तो भी इसका मतलब यही निकलता है कि आइदर इन A और इन B का मतलब होता है किसी एक में भी होगा ना तब तो होगा ही, दोनों में है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए 1, 2, 3 ये A सेट में है और 4, 5 B सेट में है। 2, 3 भले ही कॉमन है A और B दोनों के अंदर, बट किसी एक में भी यदि होगा तो हम उसको A यूनियन B में कंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो एक तरीका है जिसको हम कहते हैं वेन डायग्राम।
जॉन वेन वॉज द मैथमेटिशियन, उनके नाम पे जो है वो एक सेट थ्योरी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका जो है वो हम सीखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जैसे कि सेट ए है, उसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3। और सेट्स को इन जनरली वेन डायग्राम के अंदर सर्कल के थ्रू डिनोट किया जाता है। यदि हम यूनिवर्सल रेट सेट लेते हैं तो उसको रेक्टेंगल के थ्रू डिनोट करते हैं। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे तो अभी यूनिवर्सल सेट की यदि मैं बात नहीं करूँ, सिंपल 2 सेट है ए और बी, तो ए यूनियन बी को यदि मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो ए सेट, देखिए वेन डायग्राम जो है ना, वेन डायग्राम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्रेजेंट एनी सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है U, जिसके सबसेट्स हैं ए एंड बी। क्लियर? सपोज ए एंड बी आर द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ए सेट में कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 3 है। तो ए सेट जो है उसको इन जनरल इस तरीके से सर्कल लेकर के हम डिनोट करते हैं। और दूसरा सेट क्या है? बी सेट है। बी सेट, यह है ए सेट और ये रहा हमारा बी सेट। ए के अंदर जो एलिमेंट है 1, 2, 3 है, ठीक है ना, 1, 2, 3 है। आप देखो इस ए यूनियन बी में सारे हैं 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 1 के अंदर, एक सेट के अंदर क्या है? 1 भी है, 2, 3 भी है। तो 2, 3 जो है वो इधर बी सेट में भी है, 2 एंड 3। तो इसलिए बी सेट के साथ कॉमन एलिमेंट है, तो उसको मैं यहाँ पे 2 और इधर 3 लिख देता हूँ, है ना, 2, 3। एंड 4, 5 क्या है? सिर्फ बी में है, इधर ए में नहीं है, तो इधर 4 और इधर 5 लिख लेता हूँ। तो आप ध्यान से यदि देखोगे तो ए यूनियन बी जो एलिमेंट सेट है उसमें ये पांचों के पांचों एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5 सब है। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है ए सेट वाला और बी सेट वाला, उसको मैं यदि इस तरीके से शेड कर दूं पूरे रीजन को, तो इसी के एलिमेंट्स को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो शेडेड रीजन है ना उसको हम ए यूनियन बी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए यूनियन बी सेट कहेंगे, ये वाला जो शेडेड रीजन है उसको। तो ये एक तरीके से वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करना जो है वो हमें सीखना है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग क्लासेज में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वेन डायग्राम किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो रीजन है पूरा का पूरा जो सेट किया मैंने, ए वाले को भी पूरा सेट कर दिया और बी वाले को भी पूरा सेट कर दिया। तो इस तरीके का जो एक फिगर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड ए यूनियन बी सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बन गया। ठीक, इधर हो सकता है यूनिवर्सल सेट में, इधर हो सकता है 6, 7, 8, 9, 10 ये सब एलिमेंट हो। मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो सारे के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है। बट ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5 है। तो दैट इज ए के अंदर जो है वो तो है ही, और बी में जो है वो भी जब हम कंटेन करके लिखते हैं, सारा का सारा एलिमेंट ही लिखते हैं जब, जो कि आइदर ए में है या तो बी में है, तो उसको हम ए यूनियन बी कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा जो हमारा ऑपरेशन है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। तो सेकंड जो ऑपरेशन है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। सो ए और बी फिर से 2 सेट्स के ऊपर ही हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जैसे कि ए और बी 2 सेट हैं, जैसे मैंने पहले रिलेट किया था वही सेम सेट मान लीजिए ए और बी 2 सेट हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? इस तरीके से एक सिंबल यूज करते हैं इंटरसेक्शन के लिए। और ए इंटरसेक्शन का मतलब होता है x such that x belongs to A and x belongs to B. That means A intersection B contain those elements which is common in both A set and B set.
तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या होता है, वही एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर रखेंगे, जो कि ए में भी होना चाहिए और साथ ही साथ उसको बी में भी होना चाहिए, मतलब दोनों में ही जो एलिमेंट होंगे उसी को ए इंटरसेक्शन बी में हम जो है वो कंटेन करके रखते हैं। तो जैसा कि एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए, सपोज ए पिछला ही एग्जांपल ले लेते हैं, 1, 2, 3 is a set A and B is a set that is 2, 3, 4, 5. Okay. So in this case, if you want to find A intersection B, so A intersection B is that element X will be in A intersection B, which is in A and also in B. A में भी होना चाहिए और B सेट के अंदर भी उसको होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम देखें, साफ साफ समझ में आता है हमें कि यदि हम देखते हैं तो कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि ए में भी है और बी में भी है। क्या 1 ए में भी है और बी में भी है? नहीं, 1 जो है वो सिर्फ ए में है, बी में तो नहीं है ना, तो 1 को ए इंटरसेक्शन बी में नहीं रख सकते। फिर हम देखेंगे 2 क्या ए और बी दोनों में है? तो 2 ए में तो है ही, 2 बी में भी है, इसका मतलब 2 जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में भी होने वाला है। 3 that is in A and 3 is also in B, that means कॉमन है, A और B दोनों में है, तो 3 भी यहाँ रखेंगे। इधर तो हो गया, इधर देखते हैं 4 तो B में है लेकिन 4 A में नहीं है। ठीक है, सिमिलरली 5 B में है बट 5 A में नहीं है, इसलिए इसका जो सेट हमें क्रिएट करना था A इंटरसेक्शन B, उसमें सिर्फ कौन से एलिमेंट आएंगे? 2, 3 ही आएगा। ठीक है, so that is the operation that is called intersection of two sets. So intersection of two set is also a set. Clear? Now note this point that if A intersection B is equal to 5, then A set and B set are called disjoint sets. Disjoint सेट कहते हैं। ठीक है ना, डिसजॉइंट का मतलब होता है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ए एंड बी यदि इस तरीके का कोई भी दो सेट है जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिले, तो हम उन दोनों सेट को डिसजॉइंट सेट कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है ना, एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने एक सेट ए लिया जिसमें मैंने लिखा 1, 2, 3 and another set is B that is 4, 5, 6. Here A is 1, 2, 3 and B is 4, 5, 6. So when you find A intersection B, that is there is no any element which is common in A and B both. Okay, कॉमन का मतलब होता है दोनों में ही जो एलिमेंट हो, ऐसा तो एक भी नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? एम्प्टी सेट आएगा, दैट इज 5 आ जाएगा। ठीक है ना, एम्प्टी सेट को ही हम 5 कहते हैं, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट के बराबर हो जाना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी यदि एम्प्टी सेट होगा तो इसका क्या मतलब लिखेंगे हम लोग कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। Clear? So that is the definition of disjoint sets. Now we will show this intersection in a Venn diagram. So again, what is the Venn diagram of A intersection B? So in this case, suppose this is in the Venn diagram, we always denote universal set by using a rectangle. एक रेक्टेंगल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ए एक सेट है और दूसरा सेट है मान लीजिए बी। तो आपको जो रीजन जो दोनों में ही कॉमन है, जो ए में भी है और बी में भी है, ऐसा एक शेडेड रीजन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे इस तरह ये वाला, ये रीजन ए में भी है और ये वाला रीजन बी में भी है। दैट मीन्स दिस एलिमेंट जो भी इस रीजन के अंदर जो एलिमेंट होगा वो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो यदि मैं इसको शेड कर देता हूं तो ये जो शेडेड रीजन है दैट इज द
रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसको करना है रिप्रेजेंट, ए इंटरसेक्शन बी सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया, ठीक है ना। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है, क्लियर। तो इन जनरल यदि कोई ऐसा दो सेट है जो कि जो कि डिसजॉइंट सेट्स है, इसका मतलब होता है कि यदि मान लीजिए इस तरीके का वेन डायग्राम आप देखोगे कभी, दो सेट का यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए रहा और दूसरा सेट ये बी है, तो ये दोनों सेट ए एंड बी सेट यहाँ पे क्या है, डिसजॉइंट सेट होंगे, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जैसे यही वाला मैं यदि रिप्रेजेंट करूं तो 1 2 और 3 ये तो ए सेट में है, एंड 4 5 6 ये बी सेट में है। मान लीजिए 7 8 9 10 ये सब यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 सारे एलिमेंट है, 1 से लेकर 10 तक सारे नेचुरल नंबर हैं। तो यहां जब आप देखोगे ध्यान से, तो ये जो सेट ए है और ये जो सेट बी है, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट आपको नहीं दिखने वाला है, तो ये जो दोनों सेट होंगे उनको हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। लेकिन जैसे ये वाला एग्जांपल था 1 2 3 एंड 2 3 4 5 वाला, इसमें यदि आप ध्यान से देखो तो 1 2 एंड 3 कॉमन एलिमेंट है, एंड 4 5 यहाँ पे हम लिखेंगे, बाकी 6 7 8 9 और मान लीजिए 10 इधर की तरफ है। यूनिवर्सल सेट में जो है वो ज्यादा एलिमेंट होते हैं, या कम से कम तो बराबर तो होते ही हैं। तो ये 2 3 ए और बी दोनों में कॉमन है, इसलिए ये जो शेडेड रीजन है उसको हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑन सेट्स, क्लियर। तीसरा ऑपरेशन जो कि सेट्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स। तो अगेन जैसे मैंने बताया, ए यूनियन बी इज अ सेट, ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो अ सेट, दैट इज डिफरेंसेस। दो सेट का जब हम डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे, दैट इज आल्सो अ सेट। तो यहाँ पे डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, जैसे दो सेट हैं ए और बी, तो उनके डिफरेंस को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ए माइनस बी, इसको हम पढ़ते हैं इस तरीके से रीड करते हैं, ए माइनस बी, एंड दैट इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन सेट्स ए एंड सेट बी, एंड दैट इज इक्वल टू दोज एक्स such that x belongs to a and x not belongs to b। इसका मतलब यह है कि a माइनस बी के अंदर वही x होंगे जो a में तो होंगे एलिमेंट, बट b के अंदर नहीं होगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a माइनस बी कंटेन दोज एलिमेंट्स which is in set A but not in set B। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्योंकि सेट थ्योरी का जो ऑपरेशंस है उनको हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ये ऑपरेशन क्या है। ए सेट फिर से मैं ले लेता हूँ 1, 2, 3, और बी सेट फिर से वही ले लेता हूँ 2, 3, 4, 5, क्लियर। एंड नाउ इफ यू वांट टू फाइंड ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करना है, ठीक है। तो 1 जो है वो यहाँ आएगा क्या, तो 1 ए में है, लेकिन क्या 1 बी में है, नहीं है। समझ रहे हैं बात। कौन सा एलिमेंट a माइनस बी में होता है, दैट x which belongs to a and x does not belongs to b। तो 1 a में तो है, लेकिन 1 क्या b में है, नहीं है। तो इसका मतलब 1 जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा देखते हैं, 2 a में भी है और 2 b में भी है, क्लियर। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। क्या होना चाहिए, वो x जो a में तो हो लेकिन b में उसको नहीं होना चाहिए। But here 2 is in set A, but 2 is also in set B, so 2 भी नहीं आएगा। 3 is in set A and 3 also is in set B, so 3 भी यहाँ नहीं हम रखेंगे, ठीक है। और बाकी तो A सेट में और कोई एलिमेंट बचा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, A माइनस बी के अंदर क्या होगा, सिर्फ
1 ही आने वाला है, 1 ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, बाकी कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे। मतलब a के जो एलिमेंट्स हैं उनमें हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो a में तो है लेकिन b में वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, समझ रहे बात। सिमिलरली यदि मैं b माइनस ए निकाल दूं, ध्यान से देखिए, b माइनस ए, b में से a को माइनस करना है इस बार। ठीक, तो ध्यान से देखते हैं, 2 इज इन b एंड 2 इज ऑल्सो इन a। तो 2 जो है वो हम b माइनस ए में नहीं रखेंगे क्योंकि 2 b में भी है और 2 तो a में भी है ना। 3 इज इन b एंड 3 इज ऑल्सो इन a, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। 4 पे जाते हैं, 4 इज इन सेट b बट 4 इज नॉट इन सेट a। तो 4 इज इन a एंड 4 इज नॉट इन b, है ना। 4 इज इन b माइनस ए निकालना है, तो यहाँ पे 4 इज इन b बट 4 इज नॉट इन ए, सो 4 आएगा यहाँ पे। 5 इज इन b बट 5 इज नॉट इन ए, सो b माइनस ए में 5b यहाँ हम रखेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हम डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। तो अब देखते हैं यहाँ पे इसके वेन डायग्राम को कैसे बनाएंगे हम लोग। तो एक यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करना होता है वेन डायग्राम में, यू बोलते हैं उसको। पिछले क्लास में बताया था यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच इज the superset of all those set which are actually in which context we are talking about. Just like real number is the universal set in case of natural number, integers and rational number. ठीक है। तो इनसे, इन दोनों a सेट और b सेट से यदि कोई बड़ा सेट ले लें, बड़ा मतलब क्या हो, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट हो और a और b u का सबसेट ही हो, तो हम u को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक। अब यहाँ पे जो a सेट है दैट इज 1, 2, 3 एंड b इज 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 1 है, ये 2, 3 इसके अंदर है और 4 एंड 5 यहाँ b सेट में। b सेट में 2, 3, 4, 5 है और a सेट में 1, 2, 3 है। देख रहे होगे आप, इस रीजन में जो भी है वो a में है और इधर वाले रीजन में जो है वो b में है। तो हम बात कर रहे हैं a माइनस b वाला रीजन कौन सा होगा। ठीक। तो a माइनस b, तो a माइनस b में तो बस 1 बचा ना। तो ये वाला जो रीजन आप देखोगे ना, ये जो रीजन मैं बता रहा हूँ जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, दिस रीजन, ये वाला जो रीजन है, इस पूरे रीजन को हम इधर ऐसे जो शेड किया है मैंने, उसको हम क्या कहते हैं, a माइनस b कहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात। दैट रीजन इज कॉल्ड a माइनस b। और अब देखते हैं b माइनस ए कौन सा रीजन होगा। तो b माइनस ए को मैंने इस तरीके से, मान लीजिए ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम, ये जो सेट किया है मैंने ब्लू कलर वाले पेन से, दैट इज कॉल्ड b माइनस ए कहेंगे उसको। ठीक। और जो ये रीजन है, इधर वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूं, दैट रीजन इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। और ये पूरा का पूरा रीजन, ये पूरा रीजन जो भी शेडेड है, किसी भी कलर से हो और किसी भी शेप साइज से हो, उन सबको हम क्या कहते हैं, ए यूनियन बी कहते हैं। सो दिस कंप्लीट रीजन, दिस एंड दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। ओनली दिस ब्लैक कलर शेडेड रीजन is called a minus b. This blue color shaded region is called b minus a, and the cross blue color shaded is called a intersection b. So that is the Venn diagram by which we can understand the concept of sets. The fourth operation is called complement of a set. So what is the meaning of complement of a set? So first of all, let capital U is the universal set, and A is a subset of universal set U. Then complement of A is denoted by A dash,
and that is nothing but equal to u minus a. That means A complement is equal to u minus a set, and that means this contains x such that x belongs to universal set and x not belongs to A. That is called complement of a set. That is also called as A complement, can also be denoted as not in A. Okay, we read it as not in A because A complement contain those elements which are in U, which are in universal set but not in A. Okay, as for example, suppose there is a universal set U, that is 1, 2, 3 and so on to 10. Okay, suppose this is a universal set and there is a set A, that is 1, 2, 3. 1, 2, 3. So the A complement is equal to U set minus A set. Clear? U complement कितना होता है? A complement कितना होता है? U set, universal set minus A, and that can very easily find out as U set having 1, 2, 3 and so on to 10, but A is containing 1, 2, 3. So A complement will contain those elements which is in U but not in A. Okay. So if you know the differences of two sets, then we can easily say that this set A complement will contain 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, because this element is in a universal set but these elements are not in set A. So by using this we can find the complement of a set, and by using the Venn diagram we can also show this in a picture. Suppose this is a universal set U and this is set A. Okay, this set is A set. So what is the A complement? So this region which I am setting right now, these regions, this is set A, this set is A, and the setted region is called A complement. That means this all elements are not in A. This setted region, this region is called set A, and the region outside this is called A complement, and either you can say that not in A. Now we know all those operations which can be performed on a set, that are union, intersection, differences and complement. Now we can discuss about the properties of these operations, and we will discuss these properties one by one. Okay, so now we will see here the properties of union. So the first property, first of all, let A and B are two sets, A, B and C are any three sets, and U is a universal set in this context, and that you can say that A, B, C sets are the subsets of universal set U. So in this case the first property is A union B is equal to B union. Just as we know this fact that 2 plus 3 is equal to 3 plus 2. So addition is a commutative. Addition of two real numbers is commutative. Similarly, the union also holds that law, and that is called A union B
is equal to B union A, and that is called commutative law. And you can verify this by taking very simple example similar to this. Suppose A is a set that is 5, 7 and 9, and B is another set that is 5, 6, 10. Okay. So now if I find A union B, and that must be equal to, union का मतलब होता है कि जब हम A यूनियन B फाइंड आउट करते हैं तो दैट विल कंटेन दोज एक्स, दोज एलिमेंट्स. X is just a denotation of a number which will be in this set. So A union B contain those elements which is either in A set or in B set. So 5 is in A set, so that is in A union B. 7 is in set A, so that is in A union B. 9 is in set A, so it is in A union B. Similarly 5 is in B, so 5 must be in A union B. Actually we have already written 5, so there is no need to repeat it, because if I write it again, that does not changes this set. Either you write one time 5 or either you can write 10 times 5. The meaning is same in the set theory. So we will not write 5 again. 6 is in set B, and 6 so will be in A union B, and similarly 10 is in B, and so that will in A union B. Similarly if you find B union A, so in the similar way we can easily say that 5, 6 and 10 are in B set, so 5, 6 and 10 is in A union B, B union A, and similarly 5 is in A set, so 5 must be in B union A, and it is already written, but 7 and 9 are not written already, so we will write it again. So is this two sets, if you see 5, 6, 10, 7, 9, 5, 6, 10, 7 and 9. So these two sets we can easily say that are equal set. A union B, we can easily say that is equal to B union A. So it is all it can be verified easily by taking one example. So that is the first property of union. We can also prove it by just one method, that is proof can be done by using this, and similarly we can prove all of them. So how can you prove this, that this set is equal to this set? So if we already have discussed that we can prove that any two sets are equal if and only if the first set must be a subset of another and the second set is also the subset of the first. So these two sets are equal, we have to prove it. So first of all we start with, let X is an element of A union B, and that simply implies that X belonging to A or X belonging to B. That is the simple definition of A union B, that if any element is in A union B, that simply implies that that element either in A or in B. And if I write it in another way, that if I write it, it is same as X belongs to B or X belongs to A, that does not change anything. We are not changing anything. If I say that 2 is in A or 2 is in B, and again we are writing that 2 is in B or 2 is in A, so that is the same meaning both. So this statement is equivalent to this statement, we can write this, and that simply implies that X belonging to B union A. And that is the definition of subset, that if X belongs to A implies that X belonging to B, then we can easily say that A is a subset of B. We already discussed this. That is, if X belonging to A implies X belonging to B, then we can easily say that A is a subset of B, because जो X A सेट का एलिमेंट है वही X यदि B सेट में भी है ना, तो हम कह सकते हैं कि A के सारे एलिमेंट B सेट में हैं, क्योंकि X यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है,
every element of set A. That means every element of set AX is also is in set B. Then we can say that A is a subset of B. So from here we are actually taking 1x, but it is considered as a all x. All those elements which are in A union B are also in B union A, and that simply implies that A union B is a subset of B union A. Consider it as 1. Now again similarly we can also take just opposite to it, and we will consider just like this. Suppose let y is an element of B union A. Okay, from here we start. Let y is any of the element of B union A. That simply implies that y belongs to B or y belongs to set A, and that implies that y belongs to set A or y belongs to set B, and that simply implies that y belongs to A union B, and that simply implies that B union A is a subset of A union B. This is the second. So A union B is a subset of B union A, and B union A is also a subset of A union B. What does it imply? From 1 and 2. From 1 and 2, we can easily say that from 1 and 2, we can easily say that A union B is equal to B union A. Because from the previous lecture we know this fact that इक्वल सेट का जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में. वो क्या था? If two sets A and B are equal, or you can easily write like this: two sets A and B are equal if and only if A is a subset of B and B is a subset of A. That means A के सारे एलिमेंट यदि B में है और साथ ही साथ B के भी सारे एलिमेंट यदि A के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि A और B सेट क्या है? इक्वल सेट है. सिमिलरली we have proved that A union B is a subset of B union A. That means A union B के सारे एलिमेंट B union A में है और B union A के सारे एलिमेंट A union B में भी है. तो इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये दोनों सेट क्या हो गए? इक्वल हो जाता है. ठीक है ना? तो ये इस तरीके से हम आइदर एग्जांपल लेकर के या हम डायरेक्टली इस तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ. नाउ वी सी द अनदर प्रॉपर्टी. द सेकंड प्रॉपर्टी इज called associative. Here A, B and C are three sets, then A union B union C is equal to A union B union C. Just as we know this fact that in numbers, you know this fact that 2 plus 3 plus 4 is equal to 2 plus 3 plus 4. ये तो आप सब जानते हैं. This is also 9 and this is also एडिशन करने से 9 आएगा. ठीक है ना? उसी तरीके से यूनियन में भी क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है. दैट मीन्स आइदर यू कैन टेक ए यूनियन बी यूनियन सी. दैट मीन्स इफ यू फर्स्ट परफॉर्म बी यूनियन सी एंड देन यूनियन विद द सेट ए, और आइदर यू फर्स्ट परफॉर्म ए यूनियन बी एंड देन यूनियन विद सी, both are the same sets. Okay, and this law of union is called associative law. And remember this law. प्रॉपर्टी देखते हैं. तीसरी वाली जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी यूनियन की, वो है आपका A यूनियन 5. A यूनियन 5 इज इक्वल टू A, एंड दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ. क्या कहते हैं इसको? आइडेंटिटी लॉ कहते हैं. और ये बहुत सिंपली हम समझ सकते हैं.
किसी भी सेट को यदि आप एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करोगे तो सेम सेट ही आ जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो एलिमेंट होता ही नहीं है। तो जो भी एलिमेंट ए के हैं वही एलिमेंट हम ए यूनियन 5 में भी रखेंगे, तो ए सेट के ही बराबर होगा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज ए यूनियन ए इज ऑल्सो इक्वल टू ए, एंड दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। फिफ्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है, एंड दैट इज कॉल्ड ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यू है, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। और ये आप एग्जांपल से इसको यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूनिवर्सल लॉ या यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। एंड दैट इज सपोज यूनिवर्सल सेट यदि मैंने मान लीजिए 1 2 3 4 5 लिया, इस कंटेक्स्ट में एक सेट ए ले लेता हूं, दैट इज 1 2 3, और उसके लिए यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने। तो आपको जैसे कि पता ही होता है कि ए सेट का यदि ये वाला यूनिवर्सल सेट है, इसका मतलब है कि ए यू का क्या है? सबसेट है। ए के सारे एलिमेंट यू में हैं। तो यहाँ से यदि मैं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट निकालूंगा तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है द एलिमेंट विच इज इन ए और इन यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में तो वो भी सारे एलिमेंट हैं जो ए के अंदर हैं ही, तो इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 ही आएगा ना। तो इसलिए ये तो ऑटोमेटिकली जो है वो हम कह सकते हैं। और 6 नंबर इसी का जस्ट एक आप समझ सकते हो कि इसी को समझने का दूसरा तरीका ये है कि यदि मान लीजिए ए सेट इज ए सबसेट ऑफ बी सेट। ए क्या है? बी का सबसेट है। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ए के सारे एलिमेंट यदि बी में है तो ए यूनियन बी क्या होगा? बी के बराबर होगा। जस्ट लाइक एज फॉर एग्जाम्पल ए सेट मान लीजिए 1 2 3 है और बी सेट है आपका 1 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए क्या है यहाँ? यू कैन इजीली से दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सो इफ यू फाइंड ए यूनियन बी इन दिस केस, ए यूनियन बी निकालोगे तो कितना आएगा? 1 2 3 तो ए में है और 1 2 3 4 है बी में, तो 4 एक्स्ट्रा बी के अंदर है तो वो भी ए यूनियन बी में होगा। तो ये कितने के बराबर आ गया? बी के ही बराबर आ गया। तो ये ऐसा होगा हमेशा भी, ठीक है ना। यदि ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी भी बी के बराबर होता है। जस्ट लाइक ए यूनियन यू, यू क्यों होता है? क्योंकि ए यू का सबसेट है, ठीक है ना, इसलिए यू के ही बराबर होता है। इसी को ऐसे भी हम समझ सकते हैं। क्लियर? तो ये सारे के सारे लॉ जो है वो आपको तब भी क्लियर होंगे जब हम लोग इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे। हम पढ़ेंगे दैट इज सेम एज कम्यूटेटिव। ए इंटरसेक्शन बी, ए बी सी 3 सेट हैं। 2 के लिए पहले पढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है इंटरसेक्शन। एक सेट का दूसरे सेट के साथ यदि हम इंटरसेक्शन करें, और जैसे कैसे भी करें, पहले ए लिखें फिर बाद में बी लिखें, या बी पहले लिख करके ए बाद में लिखें, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। और इसी बात को मैं जो है वो या तो एग्जाम्पल लेकर के वेरीफाई करके प्रूव कर सकता हूँ, या जो है वो डायरेक्टली जो है वो ए इसको इसका सबसेट और इस वाले को इसका सबसेट लेकर के भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। Let x belonging to A intersection B, that simply implies that x belongs to A or and x belongs to B। यही मतलब होता है इंटरसेक्शन का कि x A में भी है और x B में भी है। And that can also be written as x belongs to B, and if you write it as this, there is no any changes. That means हम कह रहे हैं कि x a में है एंड x b में भी है। इसी बात को मैं पहले b लिख रहा हूँ कि x b में है एंड x a में है। That does not any changes we are doing actually, and that simply implies that x belonging to b intersection a, and that simply implies that a intersection b is a subset of b intersection a. Similarly we can prove, we can show, उसको 1 लिख लेते हैं। Similarly we can show B intersection A is a subset of
A intersection B, and that is 2. So from 1 and 2, A intersection B is equal to B intersection A. कभी भी यदि मान लीजिए 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको प्रूफ करो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे किया जा सकता है। तो ऐसे मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाऊंगा, जिसमें आप देखोगे कि किस तरीके से आप इस दो सेट को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको खुद ब खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई, हटा देता हूँ, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली सेकेंड इज 3 सेट जब हो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, को भी फॉलो करता है ना। तो इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू या सिमिलरली उसी तरीके से आप जैसे मैंने अभी किया था उसको भी जो है वो लेट करते हुए प्रूफ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं एक बार करके ही बताता हूँ। लेट x बिलोंगिंग टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, एंड दैट सिंपली इम्प्लाइज दैट x बिलोंगिंग टू A एंड x बिलोंगिंग टू B एंड x बिलोंगिंग टू C, ऐसे ही मतलब होता है ना। x बिलोंगिंग टू B इंटरसेक्शन C पहले लिख लीजिए, x बिलोंगिंग टू B इंटरसेक्शन C, यही मतलब हुआ। ये ब्रैकेट अभी हटा देते हैं। एंड दैट सिंपली इम्प्लाइज दैट x बिलोंगिंग टू A, एंड ये ब्रैकेट में है B इंटरसेक्शन C, इसलिए मैं लिखूंगा कि x बिलोंगिंग टू A एंड x बिलोंगिंग टू B एंड x बिलोंगिंग टू C। एंड जब लगा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि x A में है और x B में है और x C में है। तो आप इसको कहीं पे भी लिखो, ये इधर लिख लो, इसको उधर लिख दो, या इसको कहीं भी लिख दो, मतलब ब्रैकेट का कोई मतलब तो रहा नहीं। अब इसको यदि मैं ऐसे लिख दूं x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंगिंग टू B को इसके साथ लिख दूं, मतलब ब्रैकेट जो है वो यूजलेस है, नो मीनिंग, ये हमें समझ में आता है। मतलब यहां से ब्रैकेट हटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बराबर ही होता है। एंड दैट सिंपली इम्प्लाइज दैट x बिलोंगिंग टू A इंटरसेक्शन B एंड x बिलोंगिंग टू C, एंड दैट सिंपली इम्प्लाइज दैट x बिलोंगिंग टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो शुरुआत हमने कहां से किया था, इस सेट से, और हमने प्रूफ कर दिया कि x यदि इसमें होगा तो x यहाँ पे भी होगा, और x यहाँ हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबॉलिक फॉर्म है, जिसको हम x से डिनोट कर रहे हैं हर एक एलिमेंट को। तो यदि हर एलिमेंट इसका इसमें भी है, क्लियर, तो ये क्या है, इसका सबसेट होगा, मतलब ये वाला सेट। So that simply implies that A intersection B intersection C is a subset of A intersection B intersection C, and similarly उल्टा करते हुए भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि जब y इसका एलिमेंट है तो y इसका भी एलिमेंट होगा। तो similarly we can prove that A intersection B intersection C is a subset of A intersection B intersection C, and from above it is clear that these two sets are, this and these two sets are equal. So A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. That's proved. तो इस तरीके से जो है वो हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द वे ऑफ प्रूफिंग इट। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, और यदि चाहें तो खुद से यदि सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी प्रॉपर्टी बाकी है उसको यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी इज A इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5।